आज का जो टॉपिक है वो हम पॉपुलेशन और अर्बनाइजेशन में ही पढ़ रहे हैं, जो पिछली क्लास में पढ़ा था। तो आज हम जनसंख्या में परिवर्तन के घटक पढ़ेंगे कि जनसंख्या परिवर्तन या मतलब जनसंख्या परिवर्तन का मतलब क्या, वृद्धि और ह्रास, कि जनसंख्या में जो वृद्धि होती है या कमी होती है उसके कारण क्या क्या, घटक क्या क्या होते हैं। जनसंख्या में वृद्धि या ह्रास के तीन मुख्य कारण होते हैं। कितने कारण होते हैं? तीन। एक कारण होता है जन्म, अधिक जन्म, ठीक है। दूसरा होता है अधिक मृत्यु, मृत्यु ज्यादा हो। तो मतलब तीन कारण कौन कौन सा आएगा? एक तो आपका जन्म आएगा, जन्म एक कारण है। दूसरा कारण होता है मृत्यु, और तीसरा कारण होता है प्रवास, मतलब एक स्थान से किसी अन्य स्थान पर लोगों का जाना। एक स्थान से किसी अन्य स्थान पर लोगों का जाना ही प्रवास कहलाता है। तो किसी भी देश की जनसंख्या या किसी भी भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या में जो परिवर्तन होता है उसके तीन कारण होते हैं। एक तो जन्म होता है, ठीक है, दूसरा आपका क्या है, मृत्यु है, और तीसरा प्रवास होता है। जन्म से हम पढ़ेंगे, एक होता है आपका अशोधित जन्म दर। ये कौन सा होता है? अशोधित जन्म दर। जन्म का पढ़ रहे हैं जिसको बोलते हैं अशोधित जन्म दर, इसको बोलते हैं क्रूड बर्थ रेट। ठीक है, सीबीआर इसको बोलते हैं शॉर्ट में, अशोधित जन्म दर। किसी भी क्षेत्र में, किसी भौगोलिक क्षेत्र में या किसी भी क्षेत्र की बात करें, जैसे हम भारत की बात लेते हैं, किसी भी क्षेत्र में निश्चित समय में जीवित जन्मे बच्चों की संख्या जो होती है, जीवित जन्मे बच्चों की टोटल संख्या होती है, उसी को हम क्या बोलते हैं? अशोधित जन्म दर बोलते हैं। और ये प्रति 1000 पे निकाला जाता है। किस में निकाला जाता है? प्रति 1000 पर जीवित जन्मे बच्चों की संख्या, किसी निश्चित समयावधि में किसी क्षेत्र की बात करते हैं। ठीक है, एक निश्चित समय में किसी क्षेत्र में प्रति 1000 जन्म, प्रति 1000 पर टोटल जन्मे बच्चों की संख्या जो होती है उसी को क्या बोलते हैं? जन्म दर, अशोधित जन्म दर। इसको शॉर्ट में बोलते हैं क्रूड बर्थ रेट, सीबीआर के नाम से जानते हैं। इसका जो फॉर्मूला बनता है, किसी समय में कुल जीवित कुल जन्मे जीवित बच्चे, बच्चे मतलब जो जीवित तो वो बच्चे ही होंगे छोटे, ठीक है, इसलिए जीवित बच्चे लिखा जाता है, बटे वर्ष के मध्य में कुल जनसंख्या। किसी वर्ष के मध्य में टोटल जनसंख्या जो होती है उसी के अनुपात में लिखते हैं जनसंख्या गुणे ये होता है कितने? 100। ठीक है, 1000 कितने पे होता है? 1000 पर होता है। 1000 पे जब भी 1000 जीवित जन्मे बच्चों की संख्या 1000 पे निकाली जाती है। कितने पे निकाली जाती है? ये 1000 पे निकाली जाती है। किसी समय में कुल जन्मे जीवित बच्चों की संख्या अपान वर्ष के मध्य में टोटल जनसंख्या के अनुपात को हम क्या बोलते हैं? सीबीआर या क्रूड बर्थ रेट के नाम से जानते हैं। इसको शॉर्ट में हम सीबीआर बोलते हैं। ठीक है, सेम फार्मूला होता है। ऐसे ही मृत्यु का होता है, उसको बोलते हैं अशोधित मृत्यु दर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रूड डेथ रेट। क्रूड डेथ रेट ये क्या होता है? किसी भी समय में किसी भौगोलिक क्षेत्र में मरने वाले लोगों की संख्या, एक वर्ष में या किसी हम निश्चित समय की बात करते हैं, उसमें जो मरने वाले लोगों की संख्या होती है किसी वर्ष के मध्य में टोटल जनसंख्या के अनुपात में देखते हैं कि मरने वाले लोगों की संख्या। इसमें जीवित लोग होते हैं अशोधित जन्म दर के अंदर, जबकि अशोधित मृत्यु दर में क्या होती है? टोटल निश्चित समय में मरने वाले लोगों की संख्या जो कि प्रति 1000 पे निकाली जाती है। उसी को हम क्या बोलते हैं? सीडीआर बोलते हैं शॉर्ट में, क्रूड डेथ रेट के नाम से जानते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं? इसी समय में मृत लोगों की संख्या वर्ष के मध्य में, किसी वर्ष की बात करते हैं, उस वर्ष के मध्य में
अनुमानित कुल जनसंख्या, जो लगभग एक एवरेज जनसंख्या होती है, कुल जनसंख्या का मतलब यहाँ पे अनुमानित है, वर्ष के मध्य में कुल अनुमानित जनसंख्या होती है, ठीक, अनुमानित जनसंख्या में 1000, ठीक है। दोनों का फॉर्मूला सेम ही होता है, इसको हम शॉर्ट में CDR बोलते हैं और इसको हम क्या बोलते हैं, CDR के नाम से जानते हैं। इसी फार्मूले से हम, ये दोनों जो फार्मूला होता है इसका यूज जनसंख्या परिवर्तन के लिए हम इस्तेमाल करते हैं कि जनसंख्या किसी भी देश की भौगोलिक क्षेत्र में जनसंख्या में परिवर्तन कितना हुआ है, उसके लिए हम इन दोनों मतलब पैमानों का यूज करते हैं, CDR और CDR, ठीक है। और इसमें आपका है प्रति 1000 जनसंख्या पर मृतकों की संख्या, ये क्या है, प्रति 1000 पर मृतकों की संख्या या मृत लोगों की संख्या जो होती है प्रति 1000 पे निकाली जाती है, और ये क्या है, प्रति 1000 पर जन्मे जीवित बच्चों की संख्या होती है, ठीक है। अगर CDR पूछा जाए तो कितने बच्चों पे, कितने लोगों पे होता है, प्रति 1000 पे देखा जाता है, और CDR भी कितने पे होता है, प्रति 1000, ठीक है। यहाँ पे मृतक होते हैं और यहाँ पे क्या है, जीवित लोग होते हैं, ठीक है। तो आसान है याद करना, फॉर्मूला सेम ही है, बट यहाँ पे जीवित है और यहाँ पे मृतक है। संख्या याद रखना कि 1000 पे दोनों निकाला जाता है, ये याद रखना, कितने पे निकाला जाता है, 1000 पे निकाला जाता है, देखिए। अगला जो आपका प्रवास है, क्या है, प्रवास, मतलब माइग्रेंट बोलते हैं। प्रवास के अंतर्गत क्या होता है, किसी भी देश के जो भी लोग होते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, प्रवास बोलते हैं। प्रवास का मतलब ये होता है किसी व्यक्ति का एक स्थान से अन्यत्र स्थान या दूसरे स्थान पर जाने को क्या कहा जाता है, प्रवास। एक स्थान से दूसरे स्थान पर लोगों का गमन। गमन ही क्या कहलाता है, प्रवास कहलाता है। और किसी भी देश के लोगों का एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाने के कई कारण होते हैं। पहला सबसे प्रमुख कारण होता है बेरोजगारी। क्या है, बेरोजगारी। किसी भी देश में अगर बेरोजगारी जाता है तो लोग जॉब के लिए, जैसे गांव से शहर जाते हैं, फिर एक देश छोड़ के दूसरे देश पे जाते हैं जॉब के लिए, ठीक है, रोजगार के अवसर में। तो बेरोजगारी जो होती है किसी भी देश की, प्रवास के लिए ज़्यादा जिम्मेदार क्या होती है, आपका सबसे प्रमुख जो होता है आपका बेरोजगारी होती है। उसके अलावा बेरोजगारी के अलावा निम्न जीवन स्तर जो होता है, जैसे जीवन स्तर, अगर लाइफ स्टाइल अच्छी नहीं है, निम्न है, तो भी लाइफ स्टाइल को चेंज करने के लिए भी लोग क्या करते हैं, एक स्थान से छोड़ के दूसरे स्थान पे जाते हैं, गांव से शहर की तरफ बढ़ते हैं या देश से अन्य देश की तरफ जाते हैं। तो आपका बेरोजगारी, निम्न लाइफ स्टाइल, निम्न जीवन स्तर। इसके अलावा जो होते हैं प्रतिकूल मौसमी दशाएं, जैसे मौसमी जो दशाएं होती हैं वो भी निर्भर करती हैं, प्रवास के लिए जिम्मेदार होती है। एक स्थान से व्यक्ति छोड़ के दूसरे स्थान पर जाता है, जैसे ठंडी ज़्यादा पड़ती है तो लोग समुद्र के, मतलब महाराष्ट्र वगैरह ज़्यादा घूमने जाते हैं, ठीक है, ठंडियों के समय में, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है, मौसम अनुकूल होते हैं। तो स्थान चेंज कर रहे हैं तो प्रतिकूल मौसम दशा है। जैसे हम लोग अगर जम्मू जाते हैं तो ठंडी के समय में राजधानी परिवर्तन होता है, आपको पता है, उत्तराखंड की राजधानी परिवर्तन कर दिया जाता है, गैरसैंण से देहरादून कर दिया जाता है, और उधर जो है कश्मीर श्रीनगर का परिवर्तन होता है, राजधानी परिवर्तन। तो ये मौसमी दशाओं के आधार पर भी परिवर्तन किया जाता है। तो प्रवास के लिए जिम्मेदार है कि नहीं, जो मौसमी दशाएं होती हैं, ठीक है। तो मौसमी दशाएं, बेरोजगारी, निम्न जीवन स्तर। इसके अलावा प्राकृतिक आपदाएं भी आती हैं किसी भी स्थान की। जैसे हम भारत की लेते हैं तो विभिन्न स्थानों पे प्राकृतिक आपदाएं आती हैं, ठीक है। जैसे आपके पूर्वी तट पे देखें या पश्चिमी तट पे देखें, चक्रवात वगैरह आता रहता है। तो इन तटों पे जो किनारे, यहाँ पे तटीय क्षेत्रों में रहने वाले लोग होते हैं, उनको एक स्थान से दूसरे स्थान पे क्या किया जाता है, पुनर्वास करवाया जाता है। उनको एक रिहेबिलिटेशन बोलते हैं उसको, कि प्राकृतिक आपदा से उनकी चपेट में ना आए, इसलिए उनको एक स्थान से दूसरे स्थान पे लोग खुद ही चले जाते हैं, प्रवास करते हैं, ठीक है। तो इसके कारण लिखने कौन कौन से घटक होते हैं, मतलब कारण क्या क्या है प्रवास के। एक तो आपका बेरोजगारी होता है, बेरोजगारी प्रमुख कारण है। दूसरा जो होता है आपका निम्न जीवन स्तर है, निम्न जीवन स्तर, लाइफ स्टाइल निम्न होना, ठीक है। तीसरा आपका है प्रतिकूल मौसमी दशाएं, क्या, प्रतिकूल मौसमी दशाएं, ठीक है, ये भी प्रवास के लिए जिम्मेदार होती है। और क्या होता है, और आपका है प्राकृतिक आपदाएं, प्राकृतिक आपदा भी मतलब प्रवास के लिए जिम्मेदार होती है, ठीक है। शिक्षा के लिए लोग भी जाते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, शिक्षा ग्रहण के लिए भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाया जाता है, ठीक है। उसके अलावा जैसे आपका महामारी है, राजनीति का स्थिरता है, महामारी आने पर भी लोग स्थान मतलब प्रवास करते हैं, ठीक है। महामारी के दौरान भी जैसे कोरोना आया था तो लोग शहर से गांव की तरफ आगे बढ़े थे ना,
क्या हुआ था, शहर से गांव की तरफ आए थे। तो महामारी भी प्रवास के प्रति जिम्मेदार है। ठीक है, महामारी हो गया। राजनीतिक अस्थिरता भी एक प्रमुख जिम्मेदार होती है। ठीक है, प्रवास के राजनीतिक अस्थिरता, अशांति, सामाजिक भेदभाव, ये सभी कारण जो होते हैं वो प्रवास के प्रति जिम्मेदार होते हैं। ठीक है, क्या क्या है आपका, बेरोजगारी, निम्न जीवन स्तर, प्रतिकूल मौसमी दशाएं, प्राकृतिक आपदा, महामारी, राजनीतिक अस्थिरता, अशांति और सामाजिक भेदभाव, ये सभी कारक जो होते हैं किसी भी देश में लोगों को या मतलब उनकी जनसंख्या के एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाने का एक प्रमुख कारण बनते हैं। ठीक है, और ये इन्हीं का अगर अपोजिट करेंगे तो अगर प्रवास को रोकना है, ठीक है, प्रवास को रोकना है तो क्या है, अच्छा एक चीज तो प्रवास ये तो कारण हो गए कि लोगों का एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाने का, और भी कारण होते हैं, रोजगार की खोज तलाश में भी जाते हैं, बेरोजगारी तो एक कारण मतलब हम लिख रहे हैं। अगर प्रवास का जो पॉजिटिविटी अगर देखें, पॉजिटिविटी क्या है कि अगर एक स्थान से लोग छोड़ के जा रहे हैं, मान लो अमेरिका जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है, तो क्या होता है, रोजगार की तलाश में जाते हैं। ठीक है, प्रमुख कारण क्या है, रोजगार की तलाश में जाते हैं, तो रोजगार मतलब जीवन स्तर को अपने सुधारने के लिए जाते हैं। ठीक है, जहाँ पे लिखा है निम्न जीवन स्तर, तो अपने कारण क्या है, ये निम्न जीवन स्तर, जैसे भारत की बात करें, जैसे बिहार में क्या है, ग्रामीण क्षेत्र में निम्न जीवन स्तर होता है, जीवन स्तर को सुधारने के लिए क्या करते हैं लोग, क्या करते हैं, शहर की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो उनका उद्देश्य क्या होता है, प्रवास का उद्देश्य क्या है, जीवन स्तर में सुधार करना, रोजगार की प्राप्ति करना, इसी का अपोजिट बोल देंगे। ठीक है, रोजगार की तलाश में, जीवन स्तर के सुधार में हम लोग प्रवास करते हैं। ये सब पॉजिटिव, मतलब पॉजिटिव वे में जब लिखेंगे तब। निगेटिव ये सब लिखा है, क्या लिखा है, ये सब निगेटिव में लिखा है। तो बेरोजगारी क्या है, निगेटिव मतलब हो रही भावना को दिखा रहा है। निम्न जीवन स्तर, प्रतिकूल मौसमी दशाएं, प्राकृतिक आपदा, महामारी, सब निगेटिव चीजें हैं। ठीक है, जो प्रवास के प्रति जिम्मेदार होती है। आगे आप पढ़ते हैं जैसे शिशु मृत्यु दर, बाल मृत्यु दर, और एक होता है आपका मातृ मृत्यु दर होता है। ठीक है, ठीक है, तीन अलग चीजें हैं, इनके बारे में थोड़ा बहुत लिखना। अच्छा, प्रवासी वो क्या, प्रवासी दिवस कब मनाता है, राष्ट्रीय प्रवासी दिवस कब मनाता है, मतलब भारतीय प्रवासी दिवस 9 जनवरी को मनाया जाता है। भारतीय प्रवासी दिवस जो होता है 9 जनवरी को। और विश्व में अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस को मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है 18 दिसंबर को मनाया जाता है। कब मनाया था, 18 दिसंबर को, 9-18 होता है, ऐसे करके आप याद कर सकते हैं। पिछला मंथ जो होता है 9 जनवरी को जो है भारतीय प्रवासी दिवस, और 18 दिसंबर को जो है क्या मनाया जाता है, राष्ट्रीय प्रवासी दिवस होता है। ठीक है, पहला हेडिंग लिखना, शिशु मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर। ठीक है, शिशु मृत्यु दर, इसको बोलते हैं इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट। ठीक है, इसको बोलते हैं IMR बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट जो निकाली जाती है वो प्रति 1000 जीवित जितने बच्चे होते हैं उसमें, और ये शिशु मृत्यु दर जो होती है वो कितने वर्ष के बच्चों के लिए होता है, 1 वर्ष से कम उम्र के, 1 वर्ष या 1 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए होता है। इसमें जो आयु वर्ग होता है 0 से लेके 1 वर्ष होता है, ये पहले याद रखना। ठीक है, कितने वर्ष तक के बच्चों के लिए होता है, 0 से 1 वर्ष तक का। प्रति 1000 जन्म पर जितने बच्चे 1000 मतलब 1000 बच्चों की जन्म हो रहा है, तो उसमें 1 वर्ष से कम उम्र के कितने बच्चों की डेथ हो रही है देखा जाता है। तो मतलब प्रति 1000 जीवित जन्म बच्चों पर मरने वाले, मतलब 1 वर्ष या 1 वर्ष से कम मरने वाले बच्चों की संख्या को क्या बोलते हैं, शिशु मृत्यु दर बोलते हैं। इसमें लिखना परिभाषा में, प्रति 1000 जीवित जन्म, प्रति 1000 जीवित जन्मे शिशुओं में से, प्रति 1000 जीवित जन्मे शिशुओं में से
1 वर्ष या उससे कम आयु के, 1 वर्ष या उससे कम आयु के शिशुओं की मृत्यु की संख्या, शिशुओं की मृत्यु की संख्या। ठीक, तो ये शिशु मृत्यु दर जो होती है कितने होती है, 1000 पे निकाला जाता है, प्रति 1000 पे होता है। ठीक है, प्रति 1000 पर शिशुओं की मृत्यु की संख्या, शिशुओं के प्रति 1000 पर जन्म बच्चों, मृत शिशुओं की संख्या। ठीक है, जिनकी मृत शिशु यहाँ पे कितने होते हैं, 1 वर्ष या 1 वर्ष से कम उम्र के होते हैं। ठीक है, और ये याद रखना, इसका मतलब कीवर्ड यही है कि 0 से लेकर 1 वर्ष तक के बच्चे होते हैं इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट में, IFR में, और ये प्रति 1000 पे निकाला जाता है। किस पे निकाला जाता है, प्रति 1000 पे जीवित जन्मे बच्चों की संख्या पर मृत शिशुओं की संख्या जो होती है उसी को क्या बोलते हैं, इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट बोलते हैं। दूसरा होता है बाल मृत्यु दर होता है, यहाँ पर बाल मृत्यु दर, इसको बोलते हैं चाइल्ड मॉर्टेलिटी रेट। ठीक है, इसको शॉर्ट में बोलते हैं CMR। ठीक है, चाइल्ड मॉर्टेलिटी रेट। जो चाइल्ड मॉर्टेलिटी रेट होता है ये 0 से लेकर 5 वर्ष तक के बच्चों के लिए होता है। कितने वर्ष तक के बच्चों का, और वही सेम डिफिनेशन इसमें रहेगा, प्रति 1000 जन्मे बच्चों पर 5 वर्ष या 5 वर्ष से कम शिशुओं की मृत शिशुओं की संख्या। ठीक है, प्रति 1000 जीवित जन्मे बच्चों पर 5 वर्ष या 5 वर्ष से कम मृत शिशुओं की संख्या ही क्या कहलाती है, चाइल्ड मॉर्टेलिटी रेट कहलाती है। ठीक है, इसमें कितना होता है, प्रति 1000 पे ये भी निकाला जाता है। संख्या जिनकी उम्र 5 वर्ष या 5 वर्ष से कम है। और इसमें क्या होता है, इसमें जो होता है 1 वर्ष या 1 वर्ष से कम होना चाहिए। इसमें 1 या 1 वर्ष से कम होता है, इसमें कितना 5 या 5 वर्ष से कम होता है। तो ये पूछा जाता है 0 से 6 हो गए या 5 उम्र तक, तो याद रखना 0 से 5 होता है, जबकि हम चाइल्ड सेक्स रेशियो में 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों को काउंट करते हैं। ठीक है, चाइल्ड सेक्स रेशियो की जब बात करते हैं वहाँ पे 0 से 6 होता है। ठीक है, और यहाँ पे हम चाइल्ड मॉर्टेलिटी रेट की बात करते हैं तो कितने उम्र के बच्चों को काउंट किया जाता है, 0 से 5 तक के उम्र के बच्चे जो होते हैं उसको चाइल्ड मॉर्टेलिटी रेट के अंतर्गत रखते हैं। वर्तमान में जो शिशु मृत्यु दर है भारत का वो आपका 25, कितना 25, मतलब अगर 1000 जीवित बच्चे जन्म ले रहे हैं, 1000 बच्चे अगर जन्म ले रहे हैं तो उसमें से 25 बच्चों की क्या होती है, जो 1 वर्ष से कम उम्र के हैं उनकी डेथ हो जाती है। ठीक है, वर्तमान जो डेटा है ये 25 है, जबकि बाल मृत्यु दर जो है भारत का अभी वर्तमान में कितना है, 31 है। कितना है, 31 है, मतलब 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की अगर मृत्यु की बात करेंगे प्रति 1000 जन्मे बच्चों पर तो कितना है, 31 है। ठीक है, इसको याद रखना, करेंगे डायरेक्ट। अगला आपका मातृ मृत्यु दर। मातृ मृत्यु दर, मदर मॉर्टेलिटी रेट। ठीक है, MMR को बोलते हैं। मातृ मृत्यु दर में थोड़ा सा अलग है, अभी 2024 से में क्वेश्चन बना था, मातृ मृत्यु दर पे ही पूछा गया था। ठीक है, तो आगे इस पे भी बन सकता है, इस पे भी बन सकता है। ठीक, 2024 के PCS में मातृ मृत्यु दर के डिफिनीशन भी पूछा गया था, सिंपल। इसमें क्या होता है कि 1 लाख
कितने पे देखा है? इसमें क्या होता है, इसमें जो होता है प्रति लाख जीवित जन्मे बच्चों पर। जैसे इसमें देखो अब क्योंकि माँ जो होती है, बच्चे जन्म ज़्यादा ले रहे हैं तो इसमें प्रति 1000 पे, दोनों पे क्या होता है प्रति 1000 पे देखा जाता है। किंतु जो मातृ मृत्यु दर देखा जाता है वो प्रति लाख जन्मे बच्चों पर देखा जाता है। कितने बच्चों पे? प्रति लाख जन्मे बच्चों पर मरने वाली जो मृतक माँ होती हैं उनकी संख्या ही क्या कहलाती है? मातृ मृत्यु दर कहलाती है। तो मातृ मृत्यु दर में जो संख्या रखी जाती है कितनी होती है? प्रति लाख पर। कितना होता है? प्रति लाख पर, प्रति लाख जीवित जन्म पर मृत माँ की संख्या या मृत माताओं की संख्या को हम क्या बोलते हैं? मातृ मृत्यु दर के नाम से जानते हैं। मातृ मृत्यु दर बोलते हैं। इसमें रखना प्रति लाख, प्रति 1 लाख, प्रति 1 लाख जीवित जन्मों पर प्रति 1 लाख जीवित जन्मों पर माताओं की मृत संख्या। क्या होती है? माताओं की मृत संख्या। ये क्या कहलाती है? मातृ मृत्यु दर कहलाती है। तो मातृ मृत्यु दर का याद रखना थोड़ा सा, ये प्रति लाख पे निकाला जाता है, जबकि बाल मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर जो होती है वो प्रति 1000 पे होते हैं। ठीक है, इसको याद रखना। अभी 2024 में यही से यहाँ से पूछा गया क्वेश्चन है पीसीएस में। ठीक है, जब पेपर टफ आया था 2024 का सबसे टफ, तो उसमें एक क्वेश्चन यही बना था, डिफिनेशन पे ही बन गया था। ठीक है, कि वो प्रति लाख, उसमें बस 4 स्टेटमेंट दिया था, किसी में लिखा था प्रति लाख, किसी में प्रति 1000, किसी में प्रति 10,000, ऐसे करके बस लिखा गया था। ठीक है, तो आपका सही वाला जो था वो प्रति 1 लाख पे जीवित, प्रति 1 लाख जीवित जन्म पर माताओं की मृत संख्या जो होती है उसी को क्या बोलते हैं? आपका क्या है? मातृ मृत्यु दर। ठीक है, MMR के नाम से जानते हैं। अभी वर्तमान में भारत का जो MMR है वो 88 है। कितना है? 88। मतलब 1 लाख बच्चे अगर जन्म ले रहे हैं तो उसमें से 88 माताओं की क्या होती है? डेथ होती है। ठीक है, बच्चों के जन्म पर जो माताओं की डेथ होती है जन्म की वजह से, उनकी संख्या कितनी है? 88 है। ठीक है, आगे जनसंख्या का प्राकृतिक वृद्धि दर। एक होता है जनसंख्या का प्राकृतिक वृद्धि दर, दूसरा होता है जनसंख्या का वास्तविक वृद्धि दर। ठीक, दो अलग अलग होते हैं, एक वास्तविक होता है, एक प्राकृतिक होता है। ये प्राकृतिक से क्वेश्चन पूछा गया था किसी एग्जाम में कि प्राकृतिक वृद्धि दर से आप क्या समझते हैं? जनसंख्या का प्राकृतिक वृद्धि दर। बोलते हैं नेचुरल ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन। क्या बोलते हैं? नेचुरल ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन। नेचुरल ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन। ठीक है, नेचुरल ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन क्या होता है? किसी भी क्षेत्र में किसी निश्चित समय में, इसमें समय जो पीरियड होता है, टाइम पीरियड होता है, वो निश्चित होता है, और क्षेत्र किसी निश्चित क्षेत्र की बात होती है। किसी क्षेत्र में किसी निश्चित समय में जन्मे कुल बच्चों की संख्या तथा मृत कुल बच्चों की संख्या का जो अंतर होता है उसी को क्या बोलते हैं? जनसंख्या का प्राकृतिक वृद्धि दर कहते हैं। उसको क्या बोलते हैं? प्राकृतिक वृद्धि दर के नाम से जानते हैं। मतलब किसी निश्चित समय में और किसी निश्चित क्षेत्र की बात करें, मतलब किसी क्षेत्र की किसी निश्चित समय में जन्मे कुल बच्चों की संख्या और मृत कुल बच्चों की संख्या का अंतर। मान लो अगर 1 वर्ष की बात करें, 1 वर्ष में अगर 100 बच्चे जन्म ले रहे हैं और उसमें से 50 बच्चों की मृत्यु हो रही है, तो डिफरेंस कितने का आ रहा है? 50 का आ रहा है। और प्रारंभिक समय में, मतलब आरंभिक समय में कुल बच्चों की संख्या, मतलब आरंभिक समय में कुल जनसंख्या के अनुपात को ही हम क्या बोलते हैं? जनसंख्या का प्राकृतिक वृद्धि दर। तो प्राकृतिक वृद्धि दर का मतलब आपको बेसिक इतना समझना है, किसी क्षेत्र में किसी समय में जन्मे कुल बच्चों की संख्या
मरने वाले लोगों की संख्या का जो अंतर होता है उसी को क्या बोलते हैं, जनसंख्या का प्राकृतिक वृद्धि दर बोलते हैं। इसका वो फॉर्मूला लिखना प्राकृतिक दर का। किसी समय में जन्मे बच्चों की संख्या माइनस मृतकों की कुल संख्या। आरंभिक समय में कुल जनसंख्या। आरंभिक समय में, शुरुआत के समय में जो भी जनसंख्या थी उसी के अनुपात में निकालते हैं। बट आपको याद है फिर टोटल जन्मे जितने लोग होते हैं, जन्मे बच्चों की संख्या और टोटल मृतकों की कुल संख्या का जो डिफरेंस होता है उसी के अनुपात में लेते हैं। तो इसमें रियल होता है कि जितने टोटल बच्चे, एक वर्ष ले लो, अगर एक वर्ष में 100 बच्चे हैं जन्म ले रहे हैं और मरने वाले लोगों की संख्या जो टोटल उस वर्ष में कितने लोग मर रहे हैं, तो बच्चे ही तो जन्म लेंगे और मरने वाले में तो भाई कई सारे लोग होंगे, चाहे बच्चे होंगे चाहे सीनियर सिटीजन, कुछ भी उसमें शामिल होगा, 2 लोग शामिल होंगे। तो टोटल मरने वाले लोगों की संख्या और टोटल जन्म लेने वाले लोगों की संख्या का जो डिफरेंस होता है वो आरंभिक समय की कुल जनसंख्या के साथ अनुपात को ही क्या बोलते हैं, प्राकृतिक वृद्धि दर के नाम से जानते हैं। अनुपात है तो कितना लगेगा यहाँ पे 100 का मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि ये रेशियो होता है। ठीक, कितने का मल्टीप्लाई है 100 का, प्रतिशत में हम निकाल रहे हैं तो ये प्रतिशत निकलता है। इसी को बोलते हैं जनसंख्या का प्राकृतिक वृद्धि दर के नाम से जानते हैं। एक वर्ष अगर हम मान रहे हैं, क्योंकि निश्चित समय की बात होती है, किसी समय की बात करते हैं, टोटल जन्मे बच्चों की संख्या और टोटल मृतकों की संख्या का आरंभिक समय की कुल जनसंख्या के साथ अनुपात या के साथ प्रतिशत ही क्या कहलाता है, जनसंख्या का प्राकृतिक वृद्धि दर कहलाता है। दूसरा लिखना जनसंख्या का वास्तविक वृद्धि दर। जनसंख्या का वास्तविक वृद्धि दर इसे बोलते हैं रियल ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन। किस नाम से जानते हैं इसे, रियल ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन के नाम से जानते हैं। ठीक, तो इसका डेफिनेशन पूछा गया एग्जाम में, किसी एग्जाम में आया था जल्दी में। प्राकृतिक वृद्धि दर के आपसे आप क्या समझते हैं, इसका होता है किसी क्षेत्र में किसी समय में जीवित जन्मे बच्चों की संख्या तथा मृतकों की कुल संख्या, मृतकों की संख्या का अंतर का अनुपात ही जनसंख्या का प्राकृतिक वृद्धि दर कहलाता है। ठीक है, वैसे है जनसंख्या का वास्तविक वृद्धि दर। जनसंख्या के वास्तविक वृद्धि दर का मतलब है किसी भी क्षेत्र में, मतलब सेम डिफिनेशन बनाएंगे, फॉर्मूला भी लगभग मिलता जुलता ही रहेगा। ठीक है, किसी क्षेत्र में किसी समय में, किसी क्षेत्र के किसी समय में, ठीक है, समय यहाँ पे निश्चित है, चाहे वो 10 साल का अंतर ले लो, चाहे 2 साल का, चाहे 1 साल का। ठीक है, अंतिम समय, वर्ष के अंतिम समय में टोटल जनसंख्या तथा वर्ष के जिस समय की बात कर रहे हैं, जैसे मान लो 2021 की बात कर रहे हैं या 2026 की बात करते हैं, 2026 के शुरुआती समय में टोटल जनसंख्या कितनी है, जनवरी की 1 तारीख को कितनी है, और 2026 के दिसंबर की 31 तारीख को टोटल जनसंख्या कितनी है, उन दोनों के अंतर का जो प्रतिशत होता है, आरंभिक समय के साथ जो प्रतिशत होता है, उसी को क्या बोलते हैं, जनसंख्या का वास्तविक वृद्धि दर कहते हैं। तो जो रियल ग्रोथ होता है वो 1 तारीख, जैसे अगर 1 साल का हम समय ले रहे हैं, समय क्या है 1 साल है, ठीक है, 2026 की बात करें तो 1 जनवरी की जनसंख्या और 31 दिसंबर की जनसंख्या का अंतर का प्रतिशत ही क्या कहलाएगा, जनसंख्या का वास्तविक वृद्धि दर कहलाएगा। ठीक है, इसमें लिखना है इसी समय अवधि में अंतिम वर्ष की जनसंख्या माइनस प्रारंभिक वर्ष की जनसंख्या
वो समय अवधि 10 साल का भी हो सकता है, 2 साल का भी होता है, जितने पे हम निकाले। ठीक है, मान लो 2 साल का निकाला है तो लास्ट ईयर में कितना है और पहले ईयर में कितना है, उन दोनों का अंतर बटे आरंभिक समय में कुल जनसंख्या। आरंभिक समय की कुल जनसंख्या की जनसंख्या के साथ क्या होता है, अनुपात होता है, गुणे 100। ठीक है, इसी को आपका क्या बोलते हैं, जनसंख्या का वास्तविक वृद्धि दर बोलते हैं। ठीक, तो दो अब इसका पूछा जा चुका है एग्जाम में, तो मे भी ये भी पूछा जा सकता है। इसमें क्या होता है, किसी समयावधि की बात करते हैं, मतलब कोई भी टाइम पीरियड हो सकता है, 10 साल का, 5 साल का, 2 साल का, जो भी है, उसमें अंतिम वर्ष की टोटल जनसंख्या और शुरुआत यानी प्रारंभिक वर्ष की जनसंख्या का अंतर आरंभिक समय की कुल जनसंख्या के साथ प्रतिशत को ही क्या बोलते हैं, जनसंख्या का वास्तविक वृद्धि दर बोलते हैं। जबकि इसमें क्या होता है, जन्मे बच्चों की संख्या किसी समय में देखेंगे, बच्चों की संख्या और मृत लोगों की संख्या का जो अंतर होता है उसके साथ प्रतिशत का जो अंतर होता है, उसी को क्या बोलते हैं, जनसंख्या का प्राकृतिक वृद्धि दर बोलते हैं। तो दोनों के डिफिनीशन में थोड़ा सा ही अंतर है, देख रहे हैं। इसको याद रखना, किसमें हम जीवित जन्मे या मृतकों की संख्या की बात कर रहे हैं और किसमें हम अंतिम वर्ष की जनसंख्या और प्रारंभिक वर्ष की जनसंख्या की बात कर रहे हैं। ठीक है, जब भी वास्तविक की बात आएगी तो हम टोटल अंतिम वर्ष और प्रारंभिक वर्ष के टोटल जनसंख्या का अंतर लेंगे, जबकि प्राकृतिक वृद्धि दर की बात आएगी तो क्या करेंगे, जन्मे बच्चों की संख्या और मृतकों की कुल संख्या का अंतर लेंगे। ठीक है, ये याद रखना, पूछा आता है एग्जाम। अब है जननांकी लाभांश के बारे में। जननांकी लाभांश डेमोग्राफिक डिविडेंड। एग्जाम में पूछा था जननांकी लाभांश से आप क्या समझते हैं। ठीक है, जननांकी लाभांश जो है कई बार एग्जाम में पूछा गया। जननांकी लाभांश इसको बोलते हैं, डेमोग्राफिक डिविडेंड के नाम से जानते हैं। लाभांश को क्या बोलते हैं, डिविडेंड बोलते हैं। तो जननांकी लाभांश का तात्पर्य होता है किसी भी क्षेत्र में या किसी भी देश की अगर हम बात करते हैं, उस देश में जनसंख्या की संरचना, जो देश की जनसंख्या है उस देश की जनसंख्या की संरचना में मानव संसाधन, जो जनसंख्या ही तो मानव संसाधन होती है, मानव संसाधन के सतत विकास। ठीक है, मानव संसाधन के सतत विकास से संबंधित होता है, यह मानव संसाधन कितना ज़्यादा वहाँ पर एक्टिव है, उसी को हम क्या बोलते हैं, जननांकी लाभांश के नाम से जानते हैं। किसी भी देश की जननांकी लाभांश ये डिसाइड करती है कि उस देश में कार्यशील जनसंख्या का अनुपात कितना है। कार्यशील जनसंख्या कितना होता है, 15 से लेकर 64 वर्ष तक, 15 to 64 आयु के वर्ग के लोग जो होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, कार्यशील जनसंख्या बोलते हैं, यानी वो उत्पादक वर्ग के अंतर्गत आते हैं, जननांकी लाभांश के अंतर्गत आते हैं। कितने वर्ष तक के आयु के लोग, 15 से 64 वर्ष तक के आयु के लोग, क्योंकि ये कार्यशील जनसंख्या होती है और जननांकी लाभांश में इनको रखा जाता है क्योंकि इन्हीं की वजह से जो होता है उत्पादक या उत्पादन की क्षमता जो होती है उसमें वृद्धि होती है। तो इसमें पहले डिफिनेशन लिखा जननांकी लाभांश की, किसी भी जननांकी की बोलते हैं इसको, जननांकी लाभांश। ठीक है, जननांकी लाभांश जनसंख्या की संरचना में, जनसंख्या की संरचना में जनसंख्या की संरचना में मानव संसाधन, मानव संसाधन के सकारात्मक, मानव संसाधन के सकारात्मक एवं सतत विकास को दर्शाता है।
मानव संसाधन के सतत विकास को दर्शाता है। ठीक है, सतत विकास और सकारात्मकता को दर्शाता है। ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं, जननांकी लाभांश बोलते हैं। जननांकी लाभांश के अंतर्गत क्या क्या है, सकारात्मक, सकारात्मकता को हम क्या बोलते हैं, जननांकी लाभांश बोलते हैं। इसके अंतर्गत जो होता है कार्यशील जनसंख्या आती है, जो प्रौढ़ आयु वर्ग जिसको बोलते हैं। ठीक है, आयु वर्ग को हम 3 भागों में बांटे थे। एक आपका बालक वर्ग वाला था 0 से लेकर 14, फिर 15 से हम बोलते हैं 64 तक। 15 से 64 जो होता है आपका प्रौढ़ वाला आता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, कार्यशील जनसंख्या। ठीक है, किसी भी देश में अगर कार्यशील जनसंख्या यानी 0 से लेकर 64 तक की आयु वर्ग के लोग अधिक हैं तो वो देश क्या होता है, विकसित देश के अंतर्गत आता है। ठीक है, वहाँ पे उसे हम क्या बोलते हैं, प्रगतिशील देश हम कहते हैं। ठीक है, ऐसे देश को प्रगतिशील देश कहते हैं, यानी प्रगतिशील जनसंख्या उस देश की कही जाती है। ठीक है, अगर 15 से लेकर 64 तक की आयु के वर्ग 15 से 64 आयु वर्ग के लोग अधिक हैं तो वो उस देश की जनसंख्या को प्रगतिशील जनसंख्या के नाम से जाना जाता है। या 64 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों की संख्या जो है कितनी होनी चाहिए, वो लगभग आपकी 7% से कम होती है तो हम क्या बोलते हैं, उसे प्रगतिशील जनसंख्या कहा जाता है। ठीक है, प्रगतिशील जनसंख्या के बारे में बताया था। इसमें कौन कौन शामिल होता है, इसमें जो कार्यशील जनसंख्या है, कार्यशील जनसंख्या के अंतर्गत कौन सा आता है, प्रौढ़ आयु वर्ग के लोग आते हैं। और प्रौढ़ आयु वर्ग कितना होता है, 15 से लेकर 64 वर्ष होता है। ठीक है, 15 से लेकर 64 वर्ष तक होता है। इसको क्या बोलते हैं, प्रौढ़ आयु वर्ग। ये क्या होता है, आपके जननांकी लाभांश का एक मापक होता है। अगर इनकी जनसंख्या अधिक है तो जननांकी लाभांश देखने को मिलेगा। किसी भी क्षेत्र में जननांकी लाभांश तभी दिखाई देता है या प्रदर्शित होता है जब प्रौढ़ आयु वर्ग की जनसंख्या अधिक होती है। इसमें भी 15 से 64 जो होते हैं इनको भी 2 कैटेगरी में बांटते हैं। एक होता है आपका 15 से लेकर 39 की आयु वर्ग तक। ठीक है, दूसरा जो होता है आपका 40 से लेकर 64 तक हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 40 से लेकर 64 तक होता है। 15 से लेकर 39 आयु वर्ष तक जितने लोग होते हैं उनको क्या बोलते हैं, युवा बोलते हैं, युवा वर्ग बोलते हैं। किस नाम से जानते हैं, युवा वर्ग कहा जाता है। जबकि 40 से ऊपर जो होते हैं, 40 से 64 तक जो होते हैं, इनको हम उत्पादक वर्ग के रूप में जानते हैं। ये उत्पादक होते हैं, उत्पादक एवं प्रगतिशील वर्ग। प्रगतिशील आयु वर्ग। ठीक है, इनको भी हम 2 कैटेगरी में बांट के पढ़ते हैं। एक होता है आपका युवा वर्ग जो 15 से लेकर 39 तक 39 तक होता है। दूसरा जो होता है 40 से लेकर 64 तक है, जिनको हम उत्पादक और प्रगतिशील आयु वर्ग के नाम से जानते हैं। ठीक, और प्रौढ़ आयु जननांकी लाभांश के लिए 3-4 चीजें जरूरी है। जैसे आपका किसी भी देश की जनसंख्या जो है उसमें साक्षरता अधिक होनी चाहिए। तो साक्षरता का मतलब क्या है, शिक्षा स्वास्थ्य, ये दोनों चीज क्या होती है, जरूरी होती है। जननांकी लाभांश के लिए क्या क्या चाहिए, शिक्षा चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए, और इसके अलावा जो है शिक्षा स्वास्थ्य और सशक्त होना। किसी भी जनसंख्या का शिक्षा स्वास्थ्य और सशक्त होना जननांकी लाभांश को प्रदर्शित करता है। और क्या चीजें दर्शाती है इनको, शिक्षा स्वास्थ्य, साथ में जनसंख्या का जो है सशक्त होना। सशक्त होने का मतलब क्या है, इंपॉर्टेंट बोलते हैं, मतलब कार्य के प्रति लगे रहना। कोई भी कार्य है उसको करना, जिसके लिए आपको शिक्षा की आवश्यकता है। अगर देश की जनसंख्या में साक्षरता दर अधिक होगी तो जनसंख्या जो भी कार्य करना होगा उसके प्रति क्या होगी, तत्पर रहेगी। ठीक है, मतलब आत्मनिर्भर जनसंख्या हम बना सकते हैं। जननांकी लाभांश का फायदा ये होता है कि उत्पादकता देश की बढ़ती है, प्रति व्यक्ति आय में क्या होती है, वृद्धि होती है। ठीक है, जननांकी लाभांश से क्या होता है, उत्पादकता में वृद्धि होती है, क्योंकि इसी ये आय वर्ग के लोग क्या होते हैं, उत्पादक होते हैं, जिससे उत्पादकता में क्या होती है, वृद्धि होती है। और जो प्रति व्यक्ति आय होती है उसमें क्या होती है, वृद्धि देखने को मिलती है। भारत को जो है जननांकी लाभांश देश कहा गया। भारत क्या है, भारत एक जननांकी लाभांश देश के अंतर्गत आता है। और किसी भी देश को अगर भारत का जो जननांकी लाभांश होता है उसका जो फिगर बनता है वो उल्टा बनता है। कैसा बनता है, ग्राफ कैसा बनता है, उल्टा ग्राफ बनता है। भारत के लिए याद रखना, भारत के लिए जो जननांकी लाभांश का ग्राफ बनता है वो कैसा बनता है, उल्टा बनता है। सबसे याद रखना, कितना जरूरी है। डेमोग्राफिक डिविडेंड जो होता है कैसा होता है, जननांकी
उल्टा होता है। ठीक, जन्नांकी लाभांश जो होता है वो उल्टा होता है। इसको जन्नांकी लाभांश में जनसंख्या पिरामिड बोलते हैं। जनसंख्या पिरामिड, जनसंख्या पिरामिड क्या होता है? जनसंख्या पिरामिड होता है। ठीक है, जनसंख्या पिरामिड की बात करें, आकार की बात करें, जनसंख्या पिरामिड का ग्राफ जो होता है या जनसंख्या पिरामिड जो होता है ग्राफ लिखने की आवश्यकता नहीं है। ठीक, जनसंख्या पिरामिड उल्टा होता है या उल्टा बनता है, या उसी को बोलेंगे जन्नांकी लाभांश का जो ग्राफ बनता है वो क्या होगा? उल्टा बनता है। दोनों लैंग्वेज में बोल सकते हैं। ठीक है, जनसंख्या पिरामिड करके ही ज़्यादा पूछा था एग्जाम में, चाहे वो पूछा जाए जन्नांकी लाभांश का ग्राफ कैसा बनता है तो भी उल्टा बोलेंगे, चाहे जनसंख्या पिरामिड पूछा जाए तो भी क्या बोलेंगे? ग्राफ जो बनता है भारत के लिए वो उल्टा बनता है। ठीक, मैंने लिखी अगला है जनांगीकी संक्रमण सिद्धांत लिखना। जनांगीकी संक्रमण सिद्धांत, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी के नाम से जानते हैं इसको। एक व्यक्ति होते हैं, ठीक है, अर्थशास्त्री है, उनका नाम है थॉमसन एंड नोटेस्टिन। क्या नाम है? थॉमसन एंड नोटेस्टिन। इनका याद रखना, किसने दिया था जन्नांकी संक्रमण सिद्धांत? किसके द्वारा दिया गया था? थॉमसन एंड नोटेस्टिन। और एक व्यक्ति होते हैं क्लार्क, जिन्होंने इसकी व्याख्या की थी बाद में। क्या नाम है? क्लार्क। क्लार्क ने जो है इसके बारे में बाद में इसके व्याख्या आगे किया था। तो इनका नाम याद रखना, थॉमसन और नोटेस्टिन का ही पूछा जाता है कि जन्नांकी संक्रमण सिद्धांत किसने दिया था? तो क्या नाम है? थॉमसन एंड क्लार्क ने दिया था। जन्नांकी संक्रमण का तात्पर्य होता है, ऐसे वैसे जन्नांकी संक्रमण जो होता है ये 3 अवस्थाओं में होता है। कितने चरण में होता है? 3 चरण में होता है। मुख्यतः हम 2 चरण की बात करते हैं, प्राथमिक चरण और अंतिम चरण। प्राथमिक चरण मतलब शुरुआती अवस्था, किसी देश की जनसंख्या के शुरुआती समय में क्या होता है, वहाँ की जनसंख्या मुख्यतः कैसी होती है? गरीब होती है। उसकी सामाजिक स्थिति कैसी होती है? वो गरीब होता है। वहाँ पे अशिक्षित जनसंख्या कैसी होती है? अशिक्षित होती है। और जनसंख्या जो होती है वो ग्रामीण होती है। जनसंख्या कैसी होती है? ग्रामीण होती है। बेरोजगारी वहाँ पे क्या होती है? ज़्यादा होती है। तो ऐसे क्षेत्र जहाँ पे बेरोजगारी, सामाजिक स्थिति मतलब प्रारंभिक अवस्था की बात करें, प्रारंभिक समय में जब बेरोजगारी ज़्यादा होती है, अशिक्षित जनसंख्या रहती है और ग्रामीण क्षेत्र में रहती है, ग्रामीण क्षेत्र की जनसंख्या होती है, वहाँ पे जन्म दर और जो मृत्यु दर होता है वो अधिक होता है। क्या होता है? जन्म दर और मृत्यु दर जो होता है वो सर्वाधिक होता है। किंतु अंतिम चरण मतलब जब
वो देश आर्थिक विकास की मतलब आर्थिक विकास और सामाजिक विकास की राह पर आगे बढ़ता है। कोई भी देश या किसी भी देश की जनसंख्या की बात करें, जब प्रारंभिक चरण से वो आगे बढ़ता है, जब सामाजिक विकास और आर्थिक विकास के क्रम में आगे जाता है, तो उस समय क्या होता है, वहाँ पर जनसंख्या जो होती है ग्रामीण से नगरीय जनसंख्या में परिवर्तित होती है, अशिक्षित से वो शिक्षित जनसंख्या शिक्षित बनती है, ठीक है, और बेरोजगारी क्या होती है उस समय कम होती है। ऐसे कंडीशन में क्या होता है कि उस देश की जनसंख्या में जो जन्म दर और मृत्यु दर है वो घटता है। क्या होता है, जन्म दर और मृत्यु दर में क्या होती है, कमी होती है। इसी को बोला गया जननांगी संक्रमण सिद्धांत। क्या बोला गया, जननांगी संक्रमण सिद्धांत। इसके टोटल 3 चरण बताए गए थे, प्राथमिक चरण, द्वितीय चरण और तृतीय चरण। प्राथमिक चरण में क्या था, उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु दर की बात की गई थी, क्योंकि वहां पर जो बेरोजगारी थी वो अत्यधिक होती है, अशिक्षित जनसंख्या ज्यादा निवास करती है और मुख्यतः ग्रामीण जनसंख्या ही देखने को मिलती है। इसमें जो आपका जैसे आपका बांग्लादेश वगैरह देश जो होते हैं वो किसके अंतर्गत आते हैं, अफ्रीकन कंट्री और बांग्लादेश जो होता है आपका प्राथमिक अवस्था के अंतर्गत रखा गया, ठीक है। द्वितीयक अवस्था में क्या है, जैसे आपका भारत होता है वो द्वितीयक अवस्था के अंतर्गत आता है। द्वितीयक अवस्था में शुरुआती समय में क्या होता है कि आपकी जो जो जन्म दर होता है वो अधिक होता है। शुरुआती समय में जन्म दर ज़्यादा होती है, किंतु जैसे जैसे हम नीचे की तरफ आगे बढ़ते हैं, समय के साथ आगे बढ़ते हैं, जनसंख्या में जो उच्च मृत्यु दर है यानी जन्म दर क्या होता है घटता है और मृत्यु दर क्या होती है बढ़ती है, जिससे जनसंख्या धीरे धीरे बैलेंस होना स्टार्ट होती है, ठीक है। द्वितीय चरण में शुरुआती समय में अगर हम एवरेज देखें तो भारत जो होता है, भारत को वो द्वितीय अवस्था में रखा गया। जननांगी संक्रमण के कौन से स्टेज में रखा गया, सेकेंड स्टेज में भारत को रखा गया। और लास्ट में जैसे जैसे जनसंख्या धीरे धीरे कम होती जाती है, वहाँ पे अगर देश देखा जाए तो आपका श्रीलंका वगैरह जो देश होते हैं, श्रीलंका, केन्या वगैरह, वो उस कंडीशन में आते हैं। शुरुआती समय में जन्म दर क्या होती है, ज़्यादा होती है, किंतु समय के साथ जनसंख्या में जो जन्म दर है वो घटती जाती है। इसको सेकेंड स्टेज बोला गया। और उसका कारण क्या था, सेकेंड जनसंख्या धीरे धीरे घट, शुरुआत में ज़्यादा मतलब उच्च जन्म दर और बाद में जनसंख्या में जो जन्म दर है वो घट रही है। कारण ये बताया गया कि स्वच्छता के प्रति लोग जागरूक हुए, ठीक है, स्वास्थ्य सुविधाएं, जो आपका मेडिकल सुविधाएं हैं उसकी मौजूदगी, ये सारे जो कंडीशन है उसके, अच्छा, स्वच्छता के प्रति जागरूक रहेंगे तो जो महामारी वगैरह जो बीमारियां होती है उसमें कमी आएगी। तो जन्म दर तो जो है वो तो ठीक है, लेकिन जो मृत्यु दर है उसमें कमी देखने को मिलेगी। तो मृत्यु दर में कमी देखने को मिलेगी, उससे जनसंख्या क्या होगा, जनसंख्या विस्फोट उस टाइम में ज़्यादा होता है। तो जो आपका द्वितीय अवस्था होती है उस समय जनसंख्या विस्फोट देखने को मिलता है। जनसंख्या विस्फोट का तात्पर्य क्या है, या तो जनसंख्या में अचानक परिवर्तन होना, जनसंख्या में तीव्र परिवर्तन होने को ही क्या बोलते हैं, जनसंख्या विस्फोट बोलते हैं, ठीक है। तो आपका जो द्वितीय स्टेज होता है उसमें जनसंख्या विस्फोट दिखाई देता है। शुरुआत में उच्च जन्म दर, समय के साथ जन्म दर में क्या होता है, समय के साथ में क्या होता है, जनसंख्या में कमी देखने को मिलती है। जो आपका तीसरा स्टेज होता है वो विकसित देशों में जनरली देखने को मिलता है। विकसित देश जहाँ पे मेडिकल सुविधाएं मौजूद है, स्वच्छता के प्रति लोग जागरूक हैं, सभी सुविधाएं मतलब उपस्थित है, जीवन स्तर क्या है, उच्च है, ठीक है, शिक्षित जनसंख्या वहाँ पर ज़्यादा निवास करती है, लगभग शहरी जनसंख्या, नगरीय जनसंख्या रहती है। तो ऐसे क्षेत्र में जो जन्म दर और मृत्यु दर होती है वो निम्न स्तर पर होती है, अपने निम्न स्तर पर होती है। तो इस जगह पे जैसे आपका अमेरिका हो गया, कनाडा हो गया, फ्रांस, जर्मनी इत्यादि देश जो होते हैं वो आपके तृतीय स्टेज के अंतर्गत आते हैं, जननांगी संक्रमण के तीसरे स्टेज के अंतर्गत आते हैं, ठीक। अब इसमें लिखना समाज की अवस्था, सामाजिक अवस्था की बात करें, ये आपका प्रारंभिक अवस्था है। प्रारंभिक अवस्था में क्या होता है, जनसंख्या कैसे ग्रामीण निवास करती है, ग्रामीण क्षेत्र में रहती है, खेतीहर होती है, खेती करते हैं, और जनसंख्या कैसे होती है, अशिक्षित होती है। मुख्यतः जनसंख्या कैसे होती है, अशिक्षित होती है। तो अगर ये कंडीशन होती है, ये प्राथमिक चरण की कंडीशन है, ठीक है। इस समय क्या होता है, उच्च जन्म दर और मृत्यु दर क्या होती है, अधिक होती है, मतलब उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु दर होता है। इससे जनसंख्या क्या होती है, बैलेंस रहती है, जन्म दर भी जितना हो रहा है उसी हिसाब से मृत्यु दर भी रहता है, ठीक है। किंतु यहाँ पे जो जनसंख्या होती है क्या बैलेंस चलती है, ठीक। इसे बोलते हैं ग्रामीण, खेतीहर और अशिक्षित जनसंख्या जहाँ पे ज्यादा है उसे प्रारंभिक अवस्था के अंतर्गत रखते हैं। अब यहाँ पे जननांगी संक्रमण होता है, जननांगी संक्रमण,
दूसरा स्टेज जो आता है, मतलब लास्ट स्टेज जो आपका होता है, उसमें क्या होता है, जनसंख्या कैसी होती है, नगरीय जनसंख्या रहती है, उसको बोलते हैं नगरीय जनसंख्या। नगरी है, खेतीहर से हम बदल चुके हैं किसमें, औद्योगिक तरफ। ठीक है, जैसे जो खेती कृषि करते हैं, कृषि के स्तर पे लास्ट स्टेज में जहाँ पे जो आपके विकसित देश होते हैं जनरली वहाँ पे क्या होता है, औद्योगिक कंडीशन यहाँ पे क्या होती है। दूसरी स्टेज जो होता है आपका औद्योगिक इंडस्ट्रियल वर्क होते हैं, और जो अशिक्षित जनसंख्या थी वो किसमें कन्वर्ट हो चुकी है, शिक्षित जनसंख्या में। ठीक है, ये तीन कंडीशन जब लागू होते हैं तो आपका जन्म दर और मृत्यु दर वहाँ पे क्या होती है, निम्न स्तर की होती है। तो यहाँ पे होता है निम्न जन्म दर एवं मृत्यु दर, निम्न। ठीक है, दोनों क्या होता है, निम्न होता है, निम्न मृत्यु दर। ठीक है, अगर हम जागरूक रहेंगे तो क्या होगा, जन्म के प्रति मतलब जन्म बच्चों की संख्या, जो जन्म लेने वाले बच्चों की संख्या भी कमी होगी, और स्वास्थ्य सुविधाएं जब मौजूद रहेंगी, स्वच्छता के प्रति जागरूक रहेंगे, तो मृत्यु की दर क्या होगी, कम रहेगी। ठीक है, ये नगरीय, औद्योगिक और शिक्षित के लिए होता है जन्म, जबकि ग्रामीण, खेती और शिक्षित में क्या होता है, उच्च जन्म दर एवं उच्च मृत्यु दर होता है। जननांकी संक्रमण सिद्धांत के अंतर्गत टोटल चरणों की बात करें तो मुख्यतः कितने चरण बताए गए हैं, 3 चरण बताए गए। कितने, मुख्यतः जो देखा जाए तो वो 3 चरण ही होते हैं, प्राथमिक चरण, द्वितीय चरण और तृतीय चरण होता है। ठीक है, मुख्यतः टोटल चरणों की बात करें, चरण अगर देखा जाए तो इसमें कितने चरण है, 3 चरण। ये अगर समय की बात करें, इस साइड क्या ये समय को दिखा रहा है, आगे हम समय मतलब तो वर्ष की बात करें कितना समय लगा। यहाँ पे हम CBR अभी बताया था ना, CBR और CBR, चाइल्ड बर्थ रेट और क्रूड बर्थ रेट और क्रूड डेथ रेट की बात, अशोधित जन्म दर और अशोधित मृत्यु दर की बात करते हैं। इस साइड होता है, अगर हम एक डेटा लेके चल रहे हैं कि अगर हमारा CBR और CBR कितना 15 पे ले रहे हैं और दूसरा जो है 35 पे ले रहे हैं, तो जो ग्राफ बनता है हम 3 चरण में देखते हैं। जनांकी संक्रमण जो होता है कितने स्टेज में देखना है, 3 अलग अलग टाइम में देखते हैं कि ये अवस्था दिखाते हैं समय, 3 अवस्था मतलब प्रथम चरण, द्वितीय, इस समय पहला समय इस टाइम यहाँ से लेके यहाँ तक, फिर आगे द्वितीय, फिर तीसरा, इसको फर्स्ट स्टेज बोलते हैं, सेकेंड स्टेज और थर्ड स्टेज। प्रथम चरण में जो जनसंख्या होती है वो एक समान होती है, मतलब ये जनसंख्या के हम डिनोट कर रहे हैं तो ग्राफ कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा, सीधी रेखा बनेगी कि यहाँ पे उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु दर होता है। तो प्राथमिक चरण में क्या होता है, उच्च जन्म दर, उच्च जन्म दर व उच्च मृत्यु दर दोनों ज्यादा होती है। कारण क्या है, क्योंकि यहाँ पे अशिक्षित जनसंख्या ज्यादा निवास करती है, लोगों के पास जागरूकता का अभाव होता है, जिसकी वजह से महामारी वगैरह भी ज़्यादा एक्टिव होते हैं, तो मरने वाले लोगों की संख्या भी ज़्यादा होती है, और जागरूकता की कमी की वजह से जन्म दर भी यहाँ पे ज़्यादा होता है। तो अशिक्षित जनसंख्या सबसे प्रमुख कारण होता है प्राथमिक चरण में या प्राथमिक अवस्था में। ठीक है, इसी वजह से वहाँ पे उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु दर होता है। दूसरा कंडीशन क्या होता है, सेकेंड कंडीशन होता है कि स्टार्टिंग में, शुरुआत में क्या होता है, यहाँ पे जन्म दर ज़्यादा होता है, किंतु समय के साथ जैसे जैसे हम समय के साथ आगे बढ़ते हैं जन्म दर में क्या देखने को मिलती है, कमी देखने को मिलती है। इसका जो ग्राफ बनता है ऐसे कुछ, ये ग्राफ बनता है, यहाँ पे जनसंख्या विस्फोट देखने को मिलती है, इसीलिए कुछ ग्राफ इसका ऐसा बनता है। ये सेकेंड स्टेज होता है। ठीक, इसमें शुरुआत में क्या होता है, इस कंडीशन में देखेंगे यहाँ पे, यहाँ से जब आगे बढ़ेंगे तो जनसंख्या में वृद्धि हो रही है, तो जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, जैसे जैसे आगे जाएंगे तो जनसंख्या में जो जन्म दर है उसमें कमी देखने को मिलती है। ठीक है, इसके सेकेंड स्टेज के अंतर्गत ही आपका भारत आता है। भारत जो है कौन से अवस्था के अंतर्गत रखा गया, दूसरे अवस्था के अंतर्गत रखा गया। इस दूसरे अवस्था में देखना, सेकेंड वाले में, सेकेंड स्टेज में प्राथमिक में क्या है, उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु दर। दूसरे वाले स्टेज में, सेकेंड स्टेज में, शुरुआत में जन्म दर, शुरुआत में जन्म दर बनी रहती है, मतलब उच्च जन्म दर बनी रहती है, किंतु समय के साथ शुरुआत में उच्च जन्म दर बनी रहती है,
किंतु समय के साथ जन्म दर में कमी होती जाती है। किंतु समय के साथ जन्म दर में कमी होती जाती है। ठीक है। स्वास्थ्य संबंधी दशाओं, इसे में लिखना सेकंड वाले, स्वास्थ्य संबंधी दशाओं व स्वच्छता, स्वास्थ्य संबंधी दशाओं व स्वच्छता स्वास्थ्य संबंधी दशाओं तथा स्वच्छता के कारण मृत्यु दर में कमी देखने को मिलती है। क्या आती है इसमें? मृत्यु दर में कमी देखने को मिलती है। ठीक, दोनों चीज देखने को मिल रही है यहाँ पे। शुरुआत में क्या होती है? जन्म दर ज्यादा होती है, किंतु जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं तो जन्म दर में क्या होता है, सॉरी, मृत्यु दर में क्या होती है? कमी देखने को मिलती है। मृत्यु दर में कमी कारण क्या है? मेडिकल फैसिलिटी जो है उसकी उपस्थिति, साथ में स्वच्छता के प्रति जागरूक होना, ये सब क्या होता है? मृत्यु दर को कम करता है। किंतु जैसे ही आगे बढ़ते हैं थर्ड स्टेज में, जहाँ पे शिक्षित जनसंख्या ज़्यादा है, विकसित देश, यानी विकसित देशों की बात करें जिसमें आपका यूएसए हो गया, कनाडा, फ्रांस वगैरह देश जो आते हैं, यहाँ पे जनसंख्या जो होती है वो इस कंडीशन में पहुँचने के बाद, जहाँ पे जन्म दर ज़्यादा था, मृत्यु दर भी ज़्यादा था, इस कंडीशन में हम क्या करेंगे? जन्म दर और मृत्यु दर क्या होता है? एक समान स्थिति में चलता है। निम्न जन्म दर और निम्न मृत्यु दर होता है। इसके लिए देखो फिगर इसका छोटा बना दिया। स्टेज का एक समान स्थिति में चलता है। यहाँ पे एक समान, क्योंकि विकसित देश है, इनको पहले मतलब इसके बारे में जागरूकता है। लास्ट स्टेज चल रहा है जहाँ पे शिक्षित जनसंख्या निवास करती है, नगरीय जनसंख्या औद्योगिक क्षेत्र में मतलब काम करती है। तो यहाँ पे जन्म दर और मृत्यु दर दोनों क्या होता है? एक बैलेंस होता है। मेडिकल जो फैसिलिटीज है वो भी उपलब्ध है और जनसंख्या के प्रति लोग जागरूक भी है। तो जन्म दर में कमी होती है और मृत्यु दर में भी कमी देखने को मिलती है। तो एक समान बैलेंस रहता है इस कंडीशन में। ठीक है, इसमें थर्ड वाले में क्या है? निम्न जन्म दर व निम्न मृत्यु दर। कारण जैसे आपने सेकंड में लिखा है भाई, स्वास्थ्य संबंधी मेडिकल मतलब फैसिलिटीज तथा स्वच्छता के प्रति जागरूकता ही इनके निम्न जन्म दर और निम्न मृत्यु दर का कारण होता है। ठीक है, तीनों स्टेज याद रखना क्योंकि पूछा जाता है कि जननांगी लाभा संक्रमण सिद्धांत के अंतर्गत टोटल चरण कितने, मुख्यतः कितने चरण है, ये पूछाते हैं। ठीक है, और किसने दिया था? तो एग्जाम में कई बार पूछा गया, थॉमसन और नोटेस्टी ने, मुख्यतः थॉमसन का ही पूछा जाता है जब एग्जाम में आया। ठीक है, और इसमें ये समझ लेना कि जो ग्रामीण क्षेत्र होती है, जब ग्रामीण क्षेत्र ज़्यादा होगी, अशिक्षित जनसंख्या होगी, खेती है कृषि में कार्यरत लोग रहेंगे, तो वहाँ पर जन्म दर ज़्यादा और मृत्यु दर भी ज़्यादा ही होती है। लोगों के पास जागरूकता का अभाव होता है। जबकि जब नगरीय जनसंख्या है और औद्योगिक है, ठीक है, औद्योगिक क्षेत्र में लगा हुआ और शिक्षित जनसंख्या है, उस क्षेत्र में क्या होती है? जन्म दर के कम भी होती है और मृत्यु दर भी क्या होती है? कम होती है। दोनों चीज़ क्या होती है? कम होती है। और ये कौन सी अवस्था को दिखाता है? ये थर्ड स्टेज को दिखाता है, ये लास्ट वाला। और शुरुआती वाला स्टेज जो है कौन सा? प्राथमिक है। इससे यहाँ तक पहुँचने के बीच जो दूसरा चरण होता है उसमें आपका भारत आता है, सेकेंड स्टेज ये है। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक का पूरा जो एक चक्र बनता है, इसी को बोलते हैं जननांगी संक्रमण चक्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जननांगी संक्रमण चक्र के नाम से जानते हैं। ये थोड़ा ध्यान से देख लेना, एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनता है। ठीक है, डायरेक्ट पूछा था जननांगी संक्रमण के अंतर्गत कितने चरण आते हैं, कौन कौन से चरण है, कब कौन कौन सी कंडीशन लागू होती है। ठीक है, इसके बाद अगला है जनसंख्या सिद्धांत। क्या है? जनसंख्या सिद्धांत।
अगला जो आपका है वो जनसंख्या सिद्धांत का है, एक बुक लिखा गया था, ठीक है। बुक का नाम है इनका, एक थॉमस माल्थस करके एक व्यक्ति होते हैं, क्या नाम है, थॉमस माल्थस, पॉपुलेशन थ्योरी ऑफ क्या, पॉपुलेशन थ्योरी ऑफ माल्थस, ठीक है। माल्थस का पॉपुलेशन थ्योरी है, इसको जनसंख्या सिद्धांत। ये सिद्धांत किसने दिया था, एक ब्रिटिश अर्थशास्त्री होते हैं, क्या नाम है, ब्रिटिश अर्थशास्त्री माल्थस, थॉमस माल्थस होते हैं, ब्रिटेन के रहने वाले हैं। उन्होंने ही जननांकी सिद्धांत दिया था। अभी ये 2024 आई थिंक 2024 में क्वेश्चन यहाँ से बना था, और 2023 में किसने ये सिद्धांत दिया था उससे क्वेश्चन बना था, ठीक है, जिसमें जनांकी संक्रमण और जनांकी सिद्धांत मैचिंग करने के लिए पूछा गया था, और भी दो उसमें ऑप्शन थे, मैचिंग के लिए आया था, ठीक है। और इस बार जो क्वेश्चन 2024 वाले पीछे से बना था वो जनांकी सिद्धांत क्या है उससे संबंधित क्वेश्चन बना था, किससे आप क्या समझते हैं, ठीक है। आपने पेपर देखा होगा तो जरूर पूछा था, यहाँ से पूछा था। इसको जो है 1798 में व्यक्ति होते हैं, उनका नाम क्या है, थॉमस माल्थस, ठीक है, थॉमस माल्थस इनका नाम याद रखना, ठीक है, थॉमस माल्थस, ठीक है। इनके द्वारा 1798 में, ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन थ्योरी दी गई थी। बुक का नाम क्या होता है, एक बुक होता है प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन थ्योरी, ठीक है, जनसंख्या सिद्धांत का सिद्धांत, इसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन थ्योरी, ठीक। बुक का नाम रखना प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन थ्योरी। इनकी बुक होती है जिसमें इन्होंने जनसंख्या सिद्धांत के संबंधित विषय में बताया था, और इन्होंने जो अपना विचार दिया था वो यूरोप की जनसंख्या के आधार पर दिया था, ठीक है, क्योंकि ब्रिटेन के रहने वाले, तो इन्होंने जो जनसंख्या सिद्धांत अपना बताया था वो कौन से कॉन्टिनेंट के आधार पर बताया था, यूरोप की जनसंख्या के आधार पर इन्होंने अपना जनसंख्या सिद्धांत दिया था, ठीक है। इन्होंने जनसंख्या सिद्धांत जो दिया था वो यूरोप की जनसंख्या के आधार पर दिया था, और इन्होंने बोला था कि अगर किसी देश की जनसंख्या को स्थिर रख दिया जाए, ठीक है, मतलब उसमें छेड़खानी न किया जाए, बाह्य हस्तक्षेप न किया जाए, ठीक है, उस देश की जनसंख्या अगले 25 सालों में दोगुनी हो जाएगी। किसी भी देश की जनसंख्या में अगर कोई परिवर्तन ना किया जाए, ठीक है, बाह्य हस्तक्षेप न किया जाए, तो उस देश की जनसंख्या 25 सालों में कितनी हो जाएगी, दोगुनी हो जाएगी, ठीक है। ये इन्होंने बताया था, थॉमस माल्थस ने बताया था, और ये सिद्धांत इन्होंने यूरोप के लिए दिया था। किसकी जनसंख्या के लिए दिया था, यूरोप की जनसंख्या के आधार पर उन्होंने बताया था। इनका सिद्धांत था थॉमस माल्थस का, दो तरह था, एक तो हम बोलते हैं आजीविका मतलब खाद्य पदार्थों के लिए था, दूसरा जनसंख्या के लिए था, दो चीजें थी, ठीक है, एक जनसंख्या और खाद्य पदार्थ। तो इन्होंने बोला कि किसी भी देश की जो जनसंख्या होती है, क्या जनसंख्या, वो 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 इस तरह बढ़ती है। इसको इन्होंने क्या बोला था, गुणोत्तर सिद्धांत। अच्छा, आपने दो चीज पढ़ा होगा क्लास 10th में था शायद, थी एपी सीरीज और जीपी सीरीज, ठीक है, या 11th में पढ़ा होगा, 10th नहीं पढ़ा होगा तो 11th में जरूर पढ़ा होगा, एपी सीरीज और जीपी सीरीज। एक होता है समानांतर श्रेणी और एक होता है गुणोत्तर श्रेणी। तो जो जनसंख्या होती है वो गुणोत्तर श्रेणी में बढ़ती है, यानी अंकगणितीय मेथड से बढ़ती है, इसको क्या बोलते हैं, अरिथमेटिकल, ठीक है, मेथड यहाँ पे लगता है। अंकगणितीय का मतलब क्या है, जैसे 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, इस आधार पर जनसंख्या में वृद्धि देखने को मिलती है। इसी को हम क्या बोलते हैं, गुणोत्तर भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, गुणोत्तर श्रेणी भी कहा जाता है, ठीक है। संख्या में क्या है, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16। तो ये क्वेश्चन बना था यहाँ से कि जनसंख्या में जो वृद्धि होती है, थॉमस के सिद्धांत के अनुसार जनसंख्या में जो वृद्धि देखने को मिलती है हर अगले सालों में 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, यानी जनसंख्या में गुणोत्तर वृद्धि देखने को मिलती है। इसी को बोला जाता है अंकगणितीय वृद्धि देखने को मिलती है, ठीक है। ऐसा करके मतलब चाहे अंकगणितीय लिखा मिले चाहे गुणोत्तर, एक ही है, ठीक है। और दूसरा इन्होंने बोला कि जो खाद्य पदार्थ होते हैं उनमें जो वृद्धि होती है वो समानांतर होती है। कैसी होती है, समानांतर श्रेणी में होती है, यानी ज्यामितीय, ठीक है। क्या होता है उसको, सॉरी इसको ज्यामितीय बोलते हैं, अंकगणितीय तो, ठीक है, उल्टा हो। इसको गुणोत्तर बोलते हैं, दूसरे को क्या बोलते हैं, ज्यामितीय बोलते हैं। इसको लिखना पहले, थॉमस माल्थस पूरा लिखना। जीविकोपार्जन के साधन में वृद्धि जो होती है, जीविकोपार्जन के साधन में वृद्धि समानांतर जीविकोपार्जन मतलब खाद्य सामग्री की बात करें,
जीविकोपार्जन में वृद्धि होती है वो कैसे होती है? समानांतर श्रेणी में होती है। समानांतर श्रेणी का मतलब क्या होता है? 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, मतलब एक क्रम में बढ़ेगा। ठीक है, अगर मान लो फर्स्ट ईयर 1 है तो अगले साल 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, इस क्रम में वृद्धि होती है। इसको बोलते हैं समानांतर श्रेणी। क्या बोलते हैं? समानांतर श्रेणी बोलते हैं। दूसरा जो होता है आपका जनसंख्या में वृद्धि, कौन बताया था? जनसंख्या वृद्धि। जनसंख्या में जो वृद्धि देखने को मिलती है कैसी होती है? वो आपका गुणोत्तर श्रेणी में होता है। किसमें होता है? गुणोत्तर श्रेणी में देखने को मिलता है। यानी पहले अगर 1 है, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, इस क्रम में आगे बढ़ता है। ठीक, इससे क्या दिखाई देगा कि किसी भी देश की जनसंख्या का प्रति वर्ष के हिसाब से देखा जाए तो जितनी तेजी से जनसंख्या में वृद्धि हो रही है उससे कहीं अधिक धीमी गति से आपके जीविकोपार्जन यानी खाद्य सामग्री में वृद्धि दिखाई देती है। ठीक है, ऐसी कंडीशन में क्या होती है? जनसंख्या विस्फोट होता है। क्या होता है? जनसंख्या विस्फोट होता है, युद्ध की आशंका बढ़ती है, लोग जो है खाद्य सामग्री के लिए एक दूसरे पे युद्ध बढ़ता है। ठीक है, युद्ध की आशंका इससे बढ़ती है तो जनसंख्या इस तरह विस्फोट दिखाई देती है। इसमें एक लाइन और लिखना है एक्स्ट्रा। खाद्य आपूर्ति की तुलना में लोगों की संख्या तेजी से बढ़ती है। खाद्य आपूर्ति की तुलना में लोगों की संख्या जो है तीव्र गति से बढ़ती है। लोगों की संख्या जो है तीव्र गति से बढ़ती है। ठीक है, अनियंत्रित जनसंख्या में तीव्र वृद्धि होती है। जो अनियंत्रित जनसंख्या होती है उसमें तीव्र वृद्धि होती है। इसी लिखना, अनियंत्रित जनसंख्या में तीव्र वृद्धि होती है। और संभावित रूप से हर 25 वर्षों में 2 गुनी हो जाती है। और संभावित रूप से हर 25 वर्षों में 2 गुनी हो जाती है। कितना गुना हो जाता है? 2 गुना हो जाता है। ठीक, और इसी को क्या बोलते हैं? गुणोत्तर वाला जो होता है इसको बोलते हैं ज्यामिति। ज्यामिति, ठीक, इसको बोलते हैं ज्यामिति विधि। और इसी को क्या होता है? अंकगणितीय विधि बोलते हैं। इसको बोलते हैं अंकगणितीय विधि। गुणोत्तर श्रेणी को जो है ज्यामितीय विधि और समानांतर श्रेणी को क्या बोलते हैं? अंकगणितीय यानी अरिथमेटिक, और ये ज्योमेट्रिक। ठीक है, ये ज्योमेट्रिक मेथड है और ये अरिथमेटिक मेथड के अंतर्गत आता है। जनसंख्या में जो वृद्धि होती है वो ज्योमेट्रिक होती है, जबकि जीविकोपार्जन यानी खाद्य आपूर्ति या खाद्य सामग्री की बात करें उसमें जो वृद्धि होती है वो कैसी होती है? अंकगणितीय मतलब अरिथमेटिक वृद्धि या अरिथमेटिक मेथड के आधार पर होती है। अरिथमेटिक का मतलब 1, 2, 4 ये स्टेटमेंट बना के पूछा गया था। दोनों एक ही साथ में दिया गया था, स्टेटमेंट के साथ में एक दूसरे के अपोजिट लिखा हुआ था। ठीक है, यानी दोनों स्टेटमेंट जब गलत रहेगा ना, जो क्या था, दोनों एक दूसरे के अपोजिट पूछा गया था। अगला टॉपिक है वो पॉलिसी है कि राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000। कौन सी है? राष्ट्रीय जनसंख्या नीति के बारे में पढ़ना थोड़ा सा। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 में आई थी। कब लाई गई थी? राष्ट्रीय जनसंख्या नीति जो है सन 2000 में लाई गई थी।
इसमें देश की जनसंख्या को जो है स्थिर रखने के लिए बोला गया था। जो भारत की TFR रेट होती है, एक होते भारत का क्या, टोटल फर्टिलिटी रेट, क्या है, टोटल फर्टिलिटी रेट होती है TFR, ठीक है। उसको 2.1 2010 तक जो है TFR को जो है 2010 तक 2.1 पर करना था TFR। इसको लिख लेना TFR में, इसको अलग से पहले लिखो, कुल प्रजनन दर, तो टोटल फर्टिलिटी रेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टोटल फर्टिलिटी रेट, मतलब प्रति माह जीवित जन्मे बच्चों की संख्या, एक माह के पास कितने बच्चे हैं, ठीक है, उसका जो रेशियो होता है उसी को क्या बोलते हैं, टोटल फर्टिलिटी रेट बोलते हैं। जो 2010 तक भारत का टारगेट था नेशनल पॉलिसी पॉपुलेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग, वो कितना करना था, 2.1 करना था। वर्तमान में जो भारत की टोटल फर्टिलिटी रेट TFR है, ये 2.1 तक टारगेट था, ठीक है, भारत में क्या था, लक्ष्य था। किंतु अगर वर्तमान में देखा जाए तो अभी 1.9 है, मतलब एक माह, मतलब एक परिवार में दंपत्ति के पास 1.9 बच्चे, 1.9 बच्चा तो होता नहीं कुछ, ये एवरेज निकाला जाता है, मतलब 2 बच्चे कम से कम। इसका मतलब क्या है, 2 बच्चे जो है हर, मतलब एक दंपत्ति के पास जो है लगभग 2 बच्चे, किसी के पास 4 है तो किसी के पास 1 है, तो एवरेज आ जाएगा, ठीक है। किसी के पास 3 है तो किसी के पास 1 ही है, मतलब इस हिसाब से देखेंगे तो एवरेज कितना है भारत का, अभी संभावित रूप से कितना है, 1.9 है। बट 2000 जो राष्ट्रीय जनसंख्या नीति लाई गई थी उसमें कितना बताया गया था, 2010 तक TFR को कितना करना है, टोटल फर्टिलिटी रेट का जो टारगेट था 2.1 था, ठीक है। और इसमें बोला गया था जो प्रसव होना चाहिए, प्रसव मतलब बच्चे को जन्म देना, ठीक है, प्रसव का मतलब क्या होता है, बच्चे को जन्म देना, ठीक है, वो 80% प्रसव जो होना चाहिए, इस पॉलिसी के अंतर्गत जो बातें हुई थी उसको बता रहे, ठीक है। 80% जो प्रसव होना चाहिए वो अस्पताल में होना चाहिए, कहाँ पे होना चाहिए, अस्पताल में, हॉस्पिटल में ही 80% प्रसव होना चाहिए। 80% जो प्रसव होगा वो आपके कहाँ पे होगा, हॉस्पिटल में होगा, अस्पताल में, ठीक है। 80% प्रसव जो होता है वो अस्पताल में किया जाता है। और 100% प्रसव प्रशिक्षित जो भी लोग होते हैं या प्रशिक्षित व्यक्ति के द्वारा करवाया जाएगा, मतलब जिसके पास इसकी जानकारी है। जैसे क्या होता है, आशा चलता ना, आशा दीदी हो जाता है, तो 100% इसमें जो 100% मतलब 100% प्रशिक्षित प्रसव प्रशिक्षित व्यक्ति के द्वारा, ठीक है। किसके द्वारा कराया जाता है, प्रशिक्षित व्यक्ति के द्वारा प्रसव कराया जाता है। टारगेट है कि 100% प्रसव जो होगा वो प्रशिक्षित व्यक्ति के द्वारा होगा और 80% प्रसव जो होगा वो अस्पताल में होगा, ठीक है। और इसमें जो आपका इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट, सॉरी इन्फेंट मॉर्टेलिटी जो रेट था IMR जो था भारत का, उसका जो टारगेट रखा गया था वो 30 रखा गया था। कितना टारगेट रखा गया था, 30, और अभी कितना है, 25। वर्तमान में कितना है, 25 है। बट जो 2000 की पॉलिसी थी उस समय भारत के जो IMR रखा गया था वो कितना था, इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट बोलते हैं IMR। इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट जो था आपका वो 30 का था। प्रति 1000 पर जीवित जन्मे में बच्चों के, मृत बच्चों की संख्या जो होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए, 30। 2000 की पॉलिसी के अकॉर्डिंग था ये, ठीक है। लेकिन वर्तमान में जो अभी कितनी है, 25, मतलब एवरेज जितना होना चाहिए था पॉलिसी के अकॉर्डिंग उससे हिसाब से सही है, ठीक है। 30 का टारगेट था, अभी वर्तमान में कितना है, 25 है, ठीक है। इसमें कुछ और चीज़ें हैं, जैसे लड़की की उम्र कितनी होनी चाहिए, 18 साल होनी चाहिए शादी के लिए, और लड़के की उम्र जो होनी चाहिए कितना, 21 साल होनी चाहिए। शादी करने की जो उम्र बताई गई थी 21 साल। और भारत की जनसंख्या को स्थिर करने का जो टारगेट दिया गया था कि भारत की जनसंख्या का स्थिरता 2047 तक करना था। कब तक था ये टारगेट, 2047 तक था ये पॉलिसी के अकॉर्डिंग, लेकिन उसे 2047 से बढ़ाकर 2070 तक कर दिया गया, 2070 तक कर दिया गया। कब तक किया गया, 2070 तक अब कर दिया गया कि भारत की जनसंख्या में स्थिरता जो लाने का लक्ष्य रखा गया है अब कब है, 2070। और 2070 में ही भारत का नेट जीरो कार्बन एमिशन का भी टारगेट रखा गया है। तो भारत की जनसंख्या का स्टेबिलिटी का टारगेट कब तक है, वर्तमान में 2070 कर दिया, इसे 2047 से बढ़ा के 2070 कर दिया गया, ठीक है। जब भी पूछा जाएगा भारत की जनसंख्या स्थिरता का टारगेट कितना है, 2070, ठीक है, 2070, इसको लिख लेना। भारत की जनसंख्या की स्थिरता 2070 तक प्राप्त करना है, जनसंख्या में स्थिरता 2070 तक प्राप्त करना है।
2070 तक भारत की जनसंख्या में स्थिरता प्राप्त करना। ठीक, और इसमें बताया गया था कि जो भारत की जनसंख्या है उसमें नियंत्रण करने के लिए, ठीक है, परिवार नियोजन को आगे बढ़ाना है। ठीक है, जनसंख्या नियंत्रण के लिए परिवार नियोजन के प्रति लोगों को जागरूक करना है। जो गर्भ निरोधक दवाइयाँ होती हैं उसके लिए लोगों को जागरूक करना है, इसके मतलब इसके विषय में जानकारी उपलब्ध कराना है लोगों को। तो ये राष्ट्रीय जनसंख्या नीति के अंतर्गत ही बहुत सारी चीज़ें बताई गई थी। उसमें कुछ दिया है, जैसे TFR वाला था आपका 80% प्रसव अस्पताल वगैरह हो गया, 100% प्रशिक्षित व्यक्ति के द्वारा प्रसव कराना। ठीक है, और IMR का जो टारगेट रखा गया था 30 था। भारत की जनसंख्या स्थिरता जो है 2047 था, किंतु उसे 2047 से बढ़ाकर 2070 तक कर दिया गया। ठीक है, वो जनसंख्या स्टेबिलिटी, पॉपुलेशन स्टेबिलिटी का जो टारगेट है वर्तमान में जब पूछा जाएगा तो आप 2070 लिखेंगे, और 2070 में आपका नेट जीरो कार्बन एमिशन का भी टारगेट है भारत का। ठीक है, और इसके अलावा जो प्रजनन नियंत्रण मतलब वही परिवार नियोजन के माध्यम से जनसंख्या पे नियंत्रण करने के लिए लोगों को जागरूक करना है। इसके अलावा गर्भ निरोधक दवाइयाँ जो होती हैं उसके प्रति लोगों को बताना है। ठीक है, उसके इस्तेमाल के प्रति लोगों को जागरूक करना है। ठीक, और इसके अलावा जो आयु है वो 18 वर्ष लड़की की, और लड़कों की उम्र कितनी होनी चाहिए शादी के लिए? 21 वर्ष। कई सारे प्रावधान दिए गए थे, उसमें से जो मुख्यतः था वो हमने बता दिया। ठीक, अच्छा, भारत में परिवार नियोजन कार्यक्रम, अच्छा पूरे विश्व में देखा है तो परिवार नियोजन, सुनियोजित परिवार नियोजन कार्यक्रम की शुरुआत करने वाला पहला देश जो भारत ही होता है। कौन होता है? भारत जो होता है परिवार नियोजन के लिए सुनियोजित कार्यक्रम चलाने वाला पहला देश होता है। और 1952 में 1952 में भारत जो है सुनियोजित कार्यक्रम चलाया था परिवार नियोजन के लिए। ठीक है, तो इस समय याद रखना कब चलाया था? 1952 में परिवार नियोजन कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी भारत में। 1952 में सुनियोजित परिवार नियोजन कार्यक्रम की शुरुआत की गई। तो क्या था? 1952 में किया गया था। ठीक है, सुनियोजित मतलब परिवार नियोजन कार्यक्रम, राष्ट्रीय परिवार नियोजन कार्यक्रम बोलते हैं। 1952 का भारत पहला देश होता है पूरे विश्व स्तर पे ऐसा लागू करने वाला। ठीक है, और परिवार नियोजन का जो विषय होता है वो कौन से सूची का विषय है? समवर्ती सूची का विषय है। कौन सी सूची का विषय है? कौन से आर्टिकल में रखा गया है? 246 किसमें रखा गया? आर्टिकल 246 के अंतर्गत इसको बताया गया। ठीक है,